सुबह का समय है। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में सास पार्वती पीतल की थाली में बासी सूखी रोटी रखकर अपनी नई बहू सरिता के सामने जमीन पर फेंक देती है। वह चुपचाप चूल्हे के पास बैठी है। पार्वती कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ दरिद्र घर से आई कामचोर बहू, जरा अपनी ये नीची आंखें ऊपर उठा और देख, सुबह के 8 बज चुके हैं और तू अभी तक इस चूल्हे के पास ही बैठी है। क्या इसी दिन के लिए मेरे सीधे बेटे सूरज ने शहर से तुझ जैसी अनाथ और गरीब लड़की से शादी की थी? न तेरे पास कोई दहेज था, न तेरे बाप के पास फूटी कौड़ी। मैं तो सोचती थी कि कम से कम तू घर का काम तो ढंग से करेगी, पर तू तो सुस्त निकली। आज अगर तूने 1 घंटे के अंदर पूरे घर का काम खत्म करके कुएं से पानी नहीं भरा तो आज से तेरा इस घर में दाना पानी पूरी तरह बंद। सासू जी, जरा अपनी भाषा संभाल कर बात कीजिए। मैं गरीब घर से जरूर आई हूँ, पर कामचोर या बेगैरत नहीं हूँ। मेरे पिताजी भले ही गरीब थे, पर उन्होंने मुझे पसीने की कमाई खाना सिखाया है, किसी के आगे झुकना नहीं। मैंने सुबह 4 बजे से उठकर पूरे घर का झाड़ू लगाया है, गोबर से आंगन लीपा है और चूल्हा जलाया है। आप बिना बात के मुझ पर चिल्लाना बंद कीजिए। अगर आप मुझे बहू का सम्मान नहीं दे सकती तो कम से कम इंसान तो समझिए। सम्मान दूं? तेरे बाप की औकात ही क्या है जो मैं सम्मान दूं? पूरे गांव में सब जानते हैं कि तेरा बाप चाय के ठेले पर काम करने वाला एक मामूली इंसान था। तू इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं थी। तू तो बस दासी बनकर रहने के काबिल है। जब तक मेरा बेटा सूरज खेत से वापस नहीं आ जाता, तू घर के किसी सामान को हाथ भी नहीं लगाएगी। जा और चुपचाप जाकर जूठे बर्तन साफ कर। दोपहर के समय सूरज खेत से काम करके वापस आता है। वह बहुत थका हुआ है। पार्वती उसे देखते ही तुरंत अपनी छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगती है। अरे ओ मेरे सीधे बेटे सूरज, जरा अपनी माँ की हालत तो देख। तू सुबह खेत क्या गया? इस गरीब घर से आई बहू ने तो इस घर को सिर पर उठा लिया। जब मैंने इसे थोड़ा काम करने को कहा तो इसने मुझे आंखें दिखाकर कहा कि वो गरीब जरूर है पर मेरी नौकरानी नहीं है। तू किस कुलच्छनी को इस घर में ले आया बेटा? क्या माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सरिता तो बहुत समझदार और सीधी लड़की है। उसने मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया था। वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकती। सरिता कहाँ है माँ? सूरज जी, आप परेशान मत होइए। सासू जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। पर याद रखिए सासू जी, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, पर उसकी नीयत का सबूत नहीं। शाम होने को है, तभी गांव के कच्चे रास्ते पर 2 भारी भरकम लठैत हाथ में लाठी लिए और गांव का महाजन बलवंत हाथ में लाल कागज लहराते हुए सूरज के मिट्टी के घर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अरे ओ सूरज और उसकी बूढ़ी माँ, बाहर निकलो। आज तुम्हारी इस कच्ची झोपड़ी की नीलामी का दिन आ गया है। पार्वती घबराकर हाथ जोड़ती हुई बाहर निकलती है। अरे ओ सूरज और उसकी रोती हुई बूढ़ी माँ, जरा कान खोलकर सुन लो। ये जो तुम्हारी 2 बिस्वा की कच्ची झोपड़ी है वो आज से मेरी हुई। तुम्हारे बाप ने 20 साल पहले मुझसे 5,000 रुपए कर्ज लिए थे, जो आज ब्याज मिलाकर पूरे 5 लाख रुपए बनते हैं। आज अगर तुम दोनों ने ये पैसा चुकाया नहीं तो अपनी ये फटी सूती साड़ी और मिट्टी के बर्तन समेटो और इस गांव से दफा हो जाओ। अब इस कच्चे घर पर मेरा ताला लगेगा। अरे बलवंत साहिब, दया कीजिए, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरा बेटा तो खेत में मजदूरी करता है। मेरे पति ने तो 20 साल पहले ही थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा चुका दिया था। आप इस उम्र में हमें बेघर मत कीजिए साहिब। बलवंत साहिब, आप 20 साल पुराना झूठा कागज दिखाकर हमारे इस मिट्टी के घर को कैसे छीन सकते हैं? हमें थोड़ा समय दीजिए, हम मेहनत करके आपका पैसा चुकता कर देंगे। सरिता घर के अंदर से निकलकर बलवंत के सामने कड़क अंदाज में आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं है। सासू जी, आप इस पापी महाजन के सामने अपने हाथ जोड़ना बंद कीजिए। बलवंत साहिब, जरा अपनी इस लाठी और इस झूठे लाल कागज का घमंड कम कीजिए। गांव के सीधे सादे लोगों को डराना बंद कीजिए। मेरे ससुर जी ने आपका पूरा कर्ज 20 साल पहले ही चुका दिया था। आपने खाली स्टैम्प पेपर पर धोखे से उनका अंगूठा लगवाया था और बाद में उस पर मनगढ़ंत 5 लाख लिख दिए। आज रात से पहले ही मैं आपके इस सफेद झूठ का पर्दाफाश करके रख दूंगी। आ गई गरीब घर की चतुर बहू।
तू क्या करेगी रे? तेरे बाप के पास तो खाने को बासी रोटी भी नहीं थी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अगर आज रात तक 5 लाख रुपए नहीं मिले तो कल सुबह इस कच्चे घर पर मेरा बुलडोजर चलेगा। सरिता तुरंत अपने छोटे से मिट्टी के कमरे में जाती है। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी है। वह पेटी का ताला खोलती है और उसके अंदर से एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ पुराना सरकारी कागज और सोने की मोहर निकालती है। सरिता, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पास ये पुराना सरकारी कागज और ये मोहर कहाँ से आई सरिता? सूरज जी, मेरे पिताजी कोई मामूली इंसान नहीं थे। वे इस क्षेत्र के सबसे बड़े किसान ठाकुर विक्रम पाल के छोटे भाई थे, जो अपनी पहचान छिपाकर सादगी का जीवन जी रहे थे। इस कागज में साफ साफ लिखा है कि 50 बीघा सरकारी जमीन और इस पूरे क्षेत्र की मुख्य संपत्ति की पक्की वारिस मैं हूँ। सरिता कागज लेकर बाहर आती है। तभी रास्ते पर सरकारी सील लगी एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से तहसील के बड़े पटवारी साहब बाहर निकलते हैं। पार्वती आंखें फाड़ कर पटवारी साहब को देखने लगती है। सरिता जी कहाँ हैं? उनके पिताजी की पक्की वरासत का कागज पास हो चुका है। बलवंत और उसके लठैत भी दूर खड़े होकर यह सब देख रहे हैं। सुनो रे गांव वालों, ये जो सरिता जी हैं, इनके पिताजी ठाकुर विक्रम पालदी जी के सगे भाई थे। उनके नाम पर पूरे 50 बीघा उपजाऊ जमीन और तहसील की मुख्य संपत्ति दर्ज है। आज सरकार की तरफ से ये पूरा मालिकाना हक सरिता जी के नाम पर पास हो चुका है। और बलवंत, जरा तू भी सुन ले। तूने जो 20 साल पुराना फर्जी कागज बनाया था, उसकी जांच हो चुकी है। तूने धोखे से अंगूठा लगवाकर बेबस लोगों को ठगा है। अरे अरे पटवारी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बस अपना पुराना पैसा मांगने आया था। मुझे क्या पता था कि ये गरीब दिखने वाली बहू इतने बड़े ठाकुर की बेटी है। मुझसे भूल हो गई साहब। मैं अभी अपना ये कागज वापस लेता हूँ। बलवंत साहब, इतनी आसानी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आपने कितने ही गरीब किसानों को इस फर्जी कागज से डराकर उनकी जमीनें हड़पी हैं। अब आपके इस काले कारोबार का हिसाब अदालत में होगा। यह सब सुनकर पार्वती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत दौड़कर सरिता के पास आती है और रोने का नाटक करते हुए उसके हाथ पकड़ लेती है। अरे मेरी प्यारी बहू सरिता, मुझे माफ कर दे मेरी लाडली। मैं तो अनपढ़ ठहरी। मुझे क्या पता था कि तू इतने बड़े ठाकुर की बेटी है। मैं तो कल गुस्से में तुझे डांट रही थी। माँ तो कभी कभी डांट देती है, पर दिल की बुरी नहीं होती। तू इस घर की असली लक्ष्मी है बहू। अब से तू कोई काम नहीं करेगी। मैं तेरे लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। बस कीजिए सासू जी, आपका ये अचानक बदला हुआ रूप मुझे मत दिखाइए। जब तक आप मुझे गरीब बाप की बेटी समझ रही थी, तब तक मुझे बासी रोटी और ताने दे रही थी। आज जब मेरी दौलत का सच सामने आया, तो आप मेरे हाथ जोड़ रही हैं। मुझे इस तरह के झूठे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और सच्चाई से होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। सूरज जी, ये तो बस शुरुआत है। अभी इस गांव से अत्याचार खत्म करना बाकी है। पटवारी साहब और पुलिस वाले बलवंत को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी दूर कच्चे रास्ते से एक और बड़ी काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से पार्वती का चालाक भांजा राकेश बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक नया काला लिफाफा है। रुकिए सब लोग। बलवंत तो बेवकूफ था जो छोटे खेल खेल रहा था। असली वसीयत का पन्ना तो अब मेरे हाथ में है। मौसी पार्वती, तुम सब इस गरीब बहू को 50 बीघा की मालकिन समझकर इसके सामने सर झुका रहे हो, पर सच तो ये है कि इसके पिताजी ने मरने से पहले अपनी पूरी जमीन और संपत्ति का वारिस मुझे बनाया था। मेरे पास उनके हाथ से लिखा और सील लगा हुआ असली कागज है। ये लड़की तो बस तुम सबको बेवकूफ बना रही है। अरे ओ राकेश, अपनी ये नीच हरकत बंद कर। पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा जुआरी और धोखेबाज है। तू हमेशा से हमारी गरीबी का फायदा उठाना चाहता था। आज जब हमारी मुसीबत दूर हुई है, तो तू यहाँ जाली कागज लेकर डाका डालने आ गया। अरे ओ सीधे सूरज, तू चुप रहे। अगर ये जमीन मेरी नहीं हुई तो मैं इस पूरे कच्चे घर को आग लगा दूंगा। अदालत भी मेरे इस कागज को सच मानेगी। अपनी
अपनी बहू का हक छीनता देखकर पार्वती का खून खौल उठता है। वह रसोई से भारी लकड़ी का मूसल उठाकर राकेश के सामने तनकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ मक्कार राकेश, तू क्या सोचता है कि तू जाली कागज दिखाएगा और मेरी बहू का हक छीन लेगा? मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने अपनी इस लक्ष्मी जैसी बहू को पहचाना नहीं, पर अब इस सास के जीते जी तू मेरी बहू के एक पैसे पर भी बुरी नजर नहीं डाल सकता। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसी मूसल से तेरे सिर के टुकड़े कर दूंगी। भाग यहाँ से। अरे मौसी, तुम इस गरीब बहू के लिए अपने सगे भांजे पर मूसल उठा रही हो? सरिता शांत भाव से राकेश के हाथ से वह कागज छीन लेती है और उसे ध्यान से देखती है। राकेश जी, जरा अपने इस कागज को ध्यान से देखिए। आपके इस कागज पर जो सरकारी सील लगी है उसमें लाल रंग की स्याही का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मेरे पिताजी के जमाने में सरकारी काम में सिर्फ नीली स्याही चलती थी। आपने ये फर्जी कागज 2 दिन पहले ही शहर के किसी जालसाज से बनवाया है। बिल्कुल सच, ये सील पूरी तरह फर्जी है। सिपाही साहब, इस राकेश को भी बलवंत के साथ ले जाकर हवालात में बंद कीजिए। पुलिस वाले राकेश को घसीटते हुए ले जाते हैं। मैं फिर आऊंगा। कल सुबह गांव की मुख्य चौपाल पर इस जमीन का फैसला होगा। अगली सुबह नीम के पेड़ के नीचे पूरे गांव की चौपाल लगी है। पुलिस की निगरानी में राकेश और बलवंत खड़े हैं। सुनो रे पूरे गांव वालों, आज इस चौपाल पर 2 सच्चाइयों का फैसला हुआ है। पहली बात यह है कि बलवंत और राकेश ने जो फर्जी कागजात बनाए थे वे तहसील से पूरी तरह खारिज हो चुके हैं और अब ये दोनों सीधे जेल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पार्वती ने अपनी इस बहू सरिता को गरीब समझकर इसके साथ बहुत अत्याचार किया, बासी रोटी दी और ताने कसे। आज जब सरिता बहू के 50 बीघा जमीन की मालकिन होने का सच सामने आया तो पूरा गांव देख रहा है। सरिता बहू, तू इस गांव की बेटी और बहू दोनों है। तू बता कि अपनी इस सासू जी पर तेरा क्या फैसला है? अरे पूरे गांव के सामने मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ। बहू सरिता, मुझे जो सजा देनी है दे दे। मैं गरीबी और पैसों के घमंड में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। मैंने तुझे बासी रोटी दी, तेरे बाप को ताना मारा। तू चाहे तो मुझे इस घर से धक्का देकर बाहर निकाल दे, मैं चुपचाप चली जाऊंगी, पर मेरे बेटे सूरज को बेघर मत करना। सरपंच साहब और गांव के बुजुर्गों, मेरी सासू जी ने मेरे साथ जो किया वो उनका घमंड था, पर एक बहू का धर्म बदला लेना नहीं बल्कि अपने परिवार को जोड़ कर रखना होता है। मैं अपनी सासू जी को कोई सजा नहीं दूंगी, पर इस 50 बीघा जमीन को लेकर मेरी एक बहुत कड़ी शर्त है। बताओ सरिता, तुम्हारी क्या शर्त है? पूरा गांव तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। मेरी पहली शर्त ये है कि इस 50 बीघा उपजाऊ जमीन में से 1 बीघा जमीन भी मेरे या मेरे परिवार के अकेले नाम पर नहीं रहेगी। इस पूरी जमीन पर गांव के गरीब किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अनाज गोदाम, एक अस्पताल और बेटियों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनेगा। और दूसरी शर्त ये है कि मेरी सासू जी को हर रोज गांव की 10 बेबस महिलाओं को अपने हाथों से ताजा खाना बनाकर परोसना होगा। यह अकल्पनीय फैसला सुनते ही पूरी चौपाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। बहू सरिता, तूने आज सिर्फ मेरी आंखें नहीं खोली बल्कि इस पूरे गांव का दिल जीत लिया। तूने साबित कर दिया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि संस्कार और इंसानियत में होती है। मैं तेरी ये शर्त खुशी खुशी मानती हूँ। पुलिस वाले बलवंत और राकेश को गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। चौपाल खत्म होती है। तभी सूरज मुस्कुराते हुए अपनी बीवी सरिता का हाथ पकड़ता है। सरिता, आज से हमारा ये मिट्टी का घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। पर एक बात बताओ, तुमने उस 50 बीघा जमीन का नक्शा कहाँ छिपा कर रखा है माँ? सूरज जी, असली नक्शा तो अभी इस मिट्टी के घर के चूल्हे के नीचे दबा हुआ है। कल सुबह जब हम उसे निकालेंगे तब एक नया सवेरा होगा। अगली सुबह की पहली किरण मिट्टी के घर के आंगन पर पड़ रही है। सरिता अपने हाथों से रसोई के चूल्हे के पास से एक पीतल का छोटा डिब्बा निकालती है। उसके अंदर 50 बीघा जमीन का असली नक्शा और उसके पिताजी की लिखी आखिरी चिट्ठी रखी है।
सूरज और पार्वती पास में खड़े हैं। सूरज जी, जरा सुनिए, मेरे पिताजी ने इस पत्र में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, मेरी बेटी सरिता, जब भी तुझे इस जमीन का मालिकाना हक मिले, याद रखना कि धन का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। इस संपत्ति का असली उपयोग तभी होगा जब इससे किसी गरीब का भला हो सके। आज मेरे पिताजी का सपना पूरा होने जा रहा है। सासू जी, बहू सरिता, आज तेरी वजह से मुझे समझ आया कि असली संपत्ति जमीन या सोना चांदी नहीं होती, बल्कि घर में आई संस्कारी और समझदार बहू होती है। तूने मुझे उस अहंकार के पाप से बचा लिया जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। आज से ये चूल्हा चौका तेरा है और ये घर पूरी तरह से तेरा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ये छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी आज सच में स्वर्ग बन गई। कुछ दिनों बाद का दृश्य है। गांव के उसी 50 बीघा जमीन के बड़े मैदान में गांव के सब लोग जमा हैं। सरिता और पार्वती मिलकर स्कूल की पहली ईंट रख रही हैं। सुनो रे पूरे गांव वालों, आज हमारे इस गांव के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। जिस जमीन पर महाजन बलवंत अपनी बुरी नजर गड़ाए बैठा था, आज उसी जमीन पर हमारी इस समझदार बहू सरिता की वजह से गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और अस्पताल बनने जा रहा है। आओ बहनों, गर्मा गर्म ताज़ा खाना खाओ। आज से इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ये मेरी बहू का हुक्म है। सूरज, सरिता और पार्वती अपने मिट्टी के घर के आंगन में एक साथ खड़े हैं। जब तक सास अपनी बहू को बेटी समझेगी और बहू अपनी सास को माँ मानेगी, तब तक किसी भी घर में कोई क्लेश या गरीबी प्रवेश नहीं कर सकती। बिल्कुल सच कहा मेरी लाडली बहू। तू इस घर की दासी नहीं, बल्कि इस पूरे गांव की शान और इस परिवार की असली लक्ष्मी है।